हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रूस के साथ जारी जंग के बीच यूक्रेन के कई शहर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। बावजूद इसके यूक्रेन के शहरों पर रूस का कहर जारी है। रविवार की रात यूक्रेन के लिए किसी डरावने सपने की तरह था। इस रात में रूस ने कीव के साथ अन्य शहरों पर जमकर ड्रोन, मिसाइल और हवाई हमले किए। रूस ने इस दौरान यूक्रेन के शहरों को तबाह करने के लिए ईरानी ड्रोन सहित का इस्तेमाल किया। उधर यूक्रेन का दावा है कि यूक्रेनी सेना ने रूस के सभी 35 ड्रोन मार गिराए। बता दें, महाराष्ट्र में एनसीपी चीफ शरद पवार के फिर से पार्टी की कमान संभालने के बाद सबसे ज्यादा हलचल बीजेपी में मानी जा रही है। राजनीति के सातिर खिलाड़ी पवार की इस दांव से बीजेपी के उन मंसूबों पर पानी फिरता दिख रहा, जिनसे वो आने वाले चुनाव में सह और मात का खेल खेलना चाहती थी। एक वक्त पर लग रहा था कि एनसीपी में भी दो फाड़ हो सकते थे और शरद पवार की मेहनत से सींची हुई इस पार्टी का भी वही हाल हो सकता था जो शिवसेना का हुआ। लेकिन शरद पवार की आखिरी चाल का किसी को भी अंदाजा नहीं था। अब अगर एनसीपी अगले 1 साल में अपनी ताकत और बढ़ाती है तो ये बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती के तौर पर होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कर्नाटक के लोगों से बीजेपी को वोट न देने की अपील की है। उन्होंने सोमवार को कहा कि कर्नाटक के भाई और बहनों से मेरी एक ही अपील है, कृपया स्थिरता और विकास के लिए मतदान करें। बीजेपी को वोट न देवे खतरनाक है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए 10 मई को मतदान होना है। मुख्यमंत्री ने द केरला स्टोरी फिल्म को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है। इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें सीजन यानी कि आईपीएल 2023 में अब तक 52 मुकाबले खेले जा चुके हैं। फिर भी अभी तक प्ले ऑफ की तस्वीर साफ नहीं हुई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक सभी टीमें प्ले ऑफ यानी कि टॉप 4 में पहुंचने की रेस बनी हुई है। आईपीएल 2023 में 52 मुकाबले हो जाने के बावजूद कोई भी टीम प्ले ऑफ की रेस से बाहर नहीं हुई। दिल्ली कैपिटल की टीम 10 मैचों में 4 जीत के साथ पॉइंट टेबल में सबसे निचले स्थान पर है। बाहुबली नेता आनंद मोहन सिंह की रिहाई के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से जवाब मांगा। दिवंगत आईएएस जी कृष्णैया की पत्नी उमा कुश कृष्णैया की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने बिहार सरकार से रिकॉर्ड पेश करने को कहा है। कोर्ट ने मामले में केंद्र सरकार और आनंद मोहन को भी नोटिस जारी किया है। साथ ही 2 हफ्ते में अगली सुनवाई की बात भी कही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मराठियों के मुद्दे को लेकर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की पार्टी एक मंच पर नजर आ रही है। दोनों ही दल महाराष्ट्र एकीकरण समिति को सपोर्ट कर रहे हैं। चीफ राज ठाकरे ने सोमवार को ट्वीट कर लोगों से एमईएस के उम्मीदवारों को वोट देने की अपील की। राज ठाकरे ने ट्वीट किया कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव 10 मई को होने जा रहे हैं। मैं सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने मराठी भाई और बहनों से अपील करता हूं कि एकजुट होकर महाराष्ट्र एकीकरण समिति के उम्मीदवारों के लिए मतदान करें। नागरिक उड्डयन क्षेत्र के रेगुलेटर डीजीसीए ने गो फास्ट को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से हवाई टिकट बुकिंग करने पर फौरन रोक लगाने का आदेश दिया है। साथ ही डीजीसीए ने सुरक्षित, नियमित और भरोसेमंद तरीके से उड़ान भरने में असफल कहने पर एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 के नोटिस जारी किया है। डीजीसीए 15 दिनों के भीतर गो फास्ट से नोटिस जवाब देने को कहा है। गो फास्ट के अचानक उड़ानें रद्द करने के फैसले और खुद को आईबीसी के तहत दिवालिया घोषित करने के लिए एनसीएलटी में आवेदन देने के चलते डीजीसीए ने गो फास्ट एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया। खुद को राजनीति का जादूगर बताने वाले कांग्रेस नेता और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने चुनाव से ठीक पहले फिर एक बड़ा दांव चला है। सचिन पायलट धड़े से बढ़ते अदावत को देखते हुए गहलोत ने एक बार फिर 2020 की उस तस्वीर की याद दिलाई जो कांग्रेस के लिए संकट के बादल लाई थी। गहलोत ने पायलट धड़े को विधायकों पर बीजेपी से करोड़ों रुपए लेने की बात सार्वजनिक तौर पर कही और इस बीच बीजेपी नेता पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को भी इसमें घसीट लिया है। सरकार गिराने के लिए इस्तीफा देने वाले विधायकों को 5 साल तक चुनाव लड़ने से रोकने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। मध्य प्रदेश की कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने दाखिल याचिका की थी। चीफ जस्टिस ने कहा था कि अनुच्छेद 191 में विधायक चुने जाने के लिए अयोग्यता दी गई। हम अपनी तरफ से नया नियम नहीं बना सकते। मध्य प्रदेश की कांग्रेस नेता जया ठाकुर इस मामले को कई बार उठा चुकी। जया ने साल 2021 में सरकार को गिराने के मकसद से इस्तीफा देने वाले विधायकों पर एक्शन लिए जाने को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मुद्दे को लेकर कांग्रेस को घेरते हुए तीखे सवाल किए हैं। साथ ही उन्होंने कर्नाटक बीजेपी की प्रचंड जीत का दावा किया। 10 मई को कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर शाह ने कहा है कि सभी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के रुझान है। इस बार कर्नाटक में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ आ रही। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कांग्रेस के इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस को कर्नाटक का जनता जवाब देगी।
2024 लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक में बड़ा चुनावी युद्ध चल रहा है। चुनाव प्रचार के शोर आज से थम जाएंगे और 10 मई को कर्नाटक विधानसभा में होने वाले मतदान पर सभी राजनीतिक पंडितों की निगाहें हैं। मतदाता जिस भी पार्टी के पक्ष में अपना मतदान करे, उसका जो परिणाम आए वो अगले कुछ सालों के लिए राज्य की दिशा और दशा को तय करने वाला होगा। ऐसे में सवाल है कि क्या सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक के रन को फिर से जीतेगी या विपक्षी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1999 के बाद अपनी सरकार की वापसी कर पाएगी। कर्नाटक चुनाव से पहले 3 चुनाव पूर्व सर्वेक्षण ने कांग्रेस की बड़ी जीत दर्ज करने की भविष्यवाणी भी की गई है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के अंतिम चरण का प्रचार अभियान तेज हो चुका है। राज्य में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के अलावा चुनाव में बीएसपी और कांग्रेस भी अपने दांव आजमा रहे हैं। इसी बीच सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का बयान फिर से चर्चा में बना हुआ है। हालांकि इस बार ओपी राजभर बीजेपी की मुसीबत बढ़ाते नजर आ रहे हैं। अब सुभाषपा प्रमुख ने अपने ताजा बयान में कहा है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है, जाओ मायावती जी के पास उनका समर्थन मांगो। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना प्रदर्शन लगातार बना हुआ। इस प्रदर्शन को कई राजनीतिक दलों का समर्थन मिला। वहीं एक बार फिर एक एक करके नए किरदारों की एंट्री इस प्रदर्शन में हो रही। खाप पंचायत के सदस्य अब इस प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं और आपको बता दें कि इस पंचायत में पंजाब के किसान संगठन भी शामिल हुए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साल 2024 के आम चुनाव से पहले विपक्ष को एकजुट करने की कवायद से जुटे हैं। नीतीश ने विपक्षी दलों को एकजुट करने की कवायद तेज कर दी। नीतीश कुमार ने कुछ दिन पहले ही कोलकाता पहुंचकर तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। नीतीश कुमार अब ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल के प्रमुख नवीन पटनायक और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार से मिलेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने अपनी बेटी और सांसद सुप्रिया सुले के पार्टी की बागडोर संभालने की संभावना से इनकार किया है। पंढरपुर में मीडिया से बात करते हुए पवार ने स्पष्ट किया कि सुप्रिया सुले पार्टी अध्यक्ष पद संभालने की इच्छुक नहीं है, क्योंकि वह आगामी लोकसभा चुनाव पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है और इसके लिए अब केवल 1 साल का समय बचा है। लगातार ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि शरद पवार के इस्तीफे के बाद सुप्रिया सुले एनसीपी की बागडोर संभाल सकती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ट्रांसपोर्ट सेक्टर को वर्ल्ड क्लास बनाने की कोशिश जारी है। दिल्ली में अधिक संख्या में कार और स्कूटर होने की वजह से ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। ऐसे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने के लिए सुविधाओं के अपग्रेड करना जरूरी है। अरविंद केजरीवाल के कहा है कि दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन मेट्रो थी। दिल्ली के मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास लोगों ने मेट्रो में सफर करना शुरू किया। उन्होंने अपनी गाड़ी छोड़ी और जिससे दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियों की कमी हुई थी। 25 साल हो गए और मेट्रो खचाखच भीड़ लगी रहती है। दिल्ली में एसी बसें भी है, लेकिन वह लोअर मिडिल क्लास तक के लिए इस्तेमाल होते हैं। आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को भी सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमत में गिरावट देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने का दाम 388 रुपये गिरकर 61,108 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत 55,974 रुपये हो गई है। IBG की वेबसाइट के अनुसार आज चांदी की कीमत में भी गिरावट देखने को मिली है। रिटायरमेंट फंड यानी कि EPFO ने हायर पेंशन का ऑप्शन चुनने के लिए आवेदन की तारीख 3 मई से बढ़ाकर 26 जून 2023 कर दी है। हायर पेंशन के लिए EPFO को अब तक 12 लाख से ज़्यादा आवेदन मिल चुके हैं। एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयज़ और उनकी एसोसिएशन की ओर से लगातार तारीख बढ़ाने की मांग की जा रही थी। इन मांगों पर विचार करने के बाद ये फैसला लिया गया कि EPFO चाहता है कि उसके सब्सक्राइबर्स को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। ऐसे में हम हायर पेंशन ऑप्शन के लिए अप्लाई करने की पूरी प्रोसेस, एलिजिबिलिटी के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। एंटी माफिया अभियान के दौरान उज्जैन पुलिस एक अनोखे अंदाज में नजर आई, जिसमें नगर निगम व प्रशासन के साथ पुलिस टीम ढोल बाजों के साथ चिन्हित गुंडों के अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए निकली। इस टीम ने सबसे पहले पिपली नाका इलाके में स्थित हरिहर नगर में एक गुंडे के 2 घर को अवैध अतिक्रमण से ढहा दिया और इस दौरान एक और ढोल वाले तेजी से ढोल बजा रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर JCB अवैध अतिक्रमण को तोड़ रही थी। अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस के इस अनोखे अंदाज को पूरे क्षेत्र में चर्चा हो रही थी। केंद्र की मोदी सरकार PM किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए वंचित हो सकते हैं। जी हां, आपको बता दें कि इसके तहत अब अगली किस्त अकाउंट में ट्रांसफर करने जा रही है, जिसकी चर्चा तेजी से चल रही है। इस बीच किसानों को एक और तगड़ी सौगात मिलने जा रही। माना जा रहा है कि सरकार किसानों को मिलने वाली किस्त की राशि दोगुनी बढ़ोतरी करने जा रही है। अब किस्त में 2,000 की जगह सीधे 4,000 रुपये आएंगे, जिसके सरकार के भंडार पर आर्थिक भार पड़ेगा। केंद्र सरकार यह फैसला किसी भी दिन ले सकती है, जिससे लोगों के चेहरे पर काफी रौनक भी दिख रही है। वैसे आधिकारिक तौर पर तो कोई ऐसा ऐलान नहीं किया गया, लेकिन मीडिया की खबरों में बड़ा दावा किया जा रहा है।
आज बढ़ती हुई खाद्य महंगाई दुनिया के कई देशों के लिए चिंता का सबब बनी हुई, खासकर विकसित देश भी बढ़ती महंगाई से त्रस्त दिख रहे हैं। हालांकि भारत इस समय पूरी दुनिया के लिए नजीर बना हुआ है, जहां महंगाई काबू में है। कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स के अनुसार भारत में इस साल मार्च में महंगाई दर 4.79% रही, जबकि बीती फरवरी में 5.95% और बीते साल मार्च में 7.68% थी। भारत में जहां महंगाई काबू पर दुनिया के सामने एक नजीर पेश कर रही है। चक्रवाती तूफान मौका की आहट के बीच कई राज्यों में रविवार शाम से मौसम के मिजाज में बदलाव नजर आया। दिल्ली एनसीआर में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग ने उत्तर भारतीय राज्यों में अगले 2 दिन हल्की बारिश और छिटपुट बूंदाबूंदी की संभावना जताई है। वहीं देश में तटीय और सीमावर्ती इलाकों में 8 से 11 मई के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। इस दौरान हवा की गति भी ज्यादा रह सकती है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।